इस डायरी को देख रहे हो? इस डायरी को तुम्हें सिर्फ छूने के लिए रेडियो एक्टिव सूट पहनना पड़ेगा और तुमसे एक लेटर साइन करवाएंगे कि अगर तुम्हारी जान को कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये डायरी उस साइंटिस्ट की है जिसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर रिसर्च की थी और उन्हें ढूंढा था। इस डायरी की ओनर पहली वुमन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इस डायरी की ओनर पहली ऐसी इंसान है जिसे तो अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है। असल में ये डायरी है मैरी क्यूरी की। और आज की वीडियो में अपन समझेंगे मैरी क्यूरी कौन थी, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कैसी कैसी साइंटिफिक डिस्कवरीज की, असल वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है और कैसे जिन साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए उन्होंने रात दिन काम किया वही उनकी मौत का कारण बना। Every age has its own dreams. Leave then the dreams of yesterday. You take the torch of knowledge and build the palace of the future. मैरी स्कार्डोस्का का जन्म 7 नवंबर 1867 वॉर्सो पोलैंड में हुआ था। उस टाइम पे पोलैंड रशियन एम्पायर के अंडर आया करता। मैरी के फादर एक मैथमेटिशियन थे और उनके 4 सिबलिंग्स थे। मैरी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पोलैंड से की पर हायर एजुकेशन के लिए उन्हें पेरिस जाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1870s के समय रशियन एम्पायर के अंडर में वुमन को एजुकेशन के राइट नहीं थे। मैरी ने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे किए और इस पैसे से अपनी हायर एजुकेशन को फ्रांस में सपोर्ट किया। हिस्टोरिकल एविडेंसेस की माने तो मैरी अपनी कई क्लासेस में बेहोश हो जाया करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरी पैसे बचाने के चक्कर में मील स्किप किया करती और मैरी ने अपनी हायर एजुकेशन का काफी ज्यादा टाइम कॉफी और बंस पे सरवाइव करके निकाला था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस पे जब मैरी पढ़ रही थी उन्हें वह पेरी क्यूरी मिलते हैं और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। मैरी अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करके पोलैंड आती है पर उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि उस टाइम में रशियन एम्पायर की सोसाइटी में काफी ज्यादा स्टिग्मा था वुमन को हायर जॉब्स देने के लिए। तो मैरी पोलैंड से वापस पेरिस आ जाती है और टीचिंग की जॉब चालू कर देती है। साथ ही साथ वो पेरी क्यूरी से शादी कर लेती है। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी की जोड़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है और दोनों कपल मिलकर साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। 1896 का समय एक साइंटिस्ट था हेनरी बेक्यूरेल और ये यूरेनियम पर रिसर्च कर रहे थे। हेनरी ने रिसर्च के समय नोटिस किया कुछ कंपाउंड रेडिएशन छोड़ते जो नेकेड आइज से नहीं दिखता, बिल्कुल एक एक्सरे मशीन की तरह। मैरी और पेरी को हेनरी की स्टडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए दोनों ने हेनरी के साथ मिलकर कंपाउंड रेडिएशन को स्टडी करना शुरू कर दिया। रिसर्च के समय उन्हें पता चला यूरेनियम अकेला एलिमेंट नहीं जो रेडिएशन छोड़ता है, थोरियम भी एलिमेंट है जो रेडिएशन सिमिलरली इमिट करता था। इन दोनों एलिमेंट्स के रेडिएशन के इमिट करने के फिनोमिनन को मैरी ने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। और आज की डेट में वर्ड रेडियो एक्टिविटी काफी साइंटिफिक डिस्कशंस का पार्ट बनता है। क्यूरी और हेनरी की टीम ने एक और चीज नोटिस की कि रेडियो एक्टिविटी की स्ट्रेंथ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से प्रोपोर्शनेट होती है, यानी कि 100 ग्राम यूरेनियम जितना रेडिएशन इमिट करेगा 200 ग्राम यूरेनियम उससे ज्यादा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट सेम है तो दोनों की रेडियो एक्टिविटी सेम होगी, क्वांटिटीज पे रेडियो एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि थोरियम और यूरेनियम ये 2 एलिमेंट्स ऐसे नहीं जो रेडिएशन इमिट करते हैं, और भी ज्यादा कंपाउंड है जो रेडिएशन इमिट कर सकते हैं। इसके बारे में अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए पेरी क्यूरी और हेनरी को 1902 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। 1902 में इन दोनों के अलावा मैरी को नॉमिनेट नहीं किया जाता, जिसके लिए पेरी क्यूरी स्टैंड लेते हैं। पेरी क्यूरी अपनी वाइफ के हक के लिए ग्लोबल लॉरिएट से लगते हैं और आगे जाके मैरी क्यूरी को भी नॉमिनेट कर दिया जाता है। और अगले ही साल 1903 में पेरी के एफर्ट्स रंग लाते हैं। पेरी, मैरी और हेनरी की टीम को 1903 में फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिलता है और ऐसे मैरी क्यूरी 1903 में फर्स्ट वुमन बनती है जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज की विनिंग मनी को मैरी और पेरी क्यूरी अपनी रिसर्च में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले क्या बताया था कि मैरी ने नोटिस किया था यूरेनियम और थोरियम यही 2 अकेले कंपाउंड है जो रेडिएशन इमिट करते हैं। 1898 में मैरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जो रेडिएशन इमिट करते हैं। पहले एलिमेंट को मैरी क्यूरी ने नाम दिया पोलोनियम क्योंकि वो पोलैंड से थी। दूसरे एलिमेंट को नाम दिया रेडियम क्योंकि रेडियम रे जैसा एमिशन इमिट कर रहा था। दोनों कपल इस चीज पर रिसर्च कर ही रहे होते हैं जब 1906 में सैडली पेरी क्यूरी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। पेरी की डेथ के बाद मैरी रिसर्च में और ज्यादा घुस जाती है जैसे अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रख सके। और 1911 में पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी के लिए मैरी को सेकंड नोबेल प्राइज मिलता है केमिस्ट्री की कैटेगरी में। 1911 के नोबेल प्राइज के बाद मैरी क्यूरी पहली ह्यूमन बनती है जिन्हें 2 अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन इतने साल तक रेडिएशन के अराउंड काम करने के बाद मैरी क्यूरी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैरी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो रिसर्च का काम छोड़ देती है। मैरी क्यूरी की लैब को सील कर दिया जाता है क्योंकि इतने साल की रेडिएशन की रिसर्च के बाद टॉक्सिक लेवल ऑफ रेडिएशन उनकी लैब में फैल जाता है। 1930s तक मैरी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो व्हील चेयर पे आ जाती है और 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ का कारण ल्यूकीमिया होता है जो एक तरीके का कैंसर होता है और ये कैंसर रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास काम करने से उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। मैरी क्यूरी की बॉडी को एक लेड कॉफिन में रख के उसके हस्बैंड की बॉडी के साइड में बरी किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेड कंटेनर्स रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देते और मैरी की खुद की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन लेवल हाई हो जाते हैं और एक साइंटिस्ट अपने साइंटिफिक क्राफ्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देता है। अगर तुम लोगों से कोई वुमन एम्पावरमेंट की बात करे तो उसे मैरी क्यूरी की कहानी बता देना। खैर ये थी मैरी क्यूरी पे वीडियो। अगर तुम लोगों के पास और कोई अलग वीडियो आइडिया है
बिल्कुल मैरी क्यूरी की वीडियो की तरह। तो मेरे को कमेंट करके बता दो, नहीं तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर दो। इंस्टा का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।